आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मोदी सरकार का दिवाली तोहफा, कर्मचारियों को 2 साल तक का पीएफ भरेगी सरकार। धनतेरस के दिन मोदी सरकार ने एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है। सरकार ने भी पिटी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए धनतेरस के दिन बड़े बूस्टर डोज के तौर पर प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा सरकार ने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया है। वित्त मंत्री की इस घोषणा में नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की है। सरकार की इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ देने की पहल की गई है जिनकी नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई है। इस घोषणा के मुताबिक अक्टूबर या फिर इसके बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के तहत कई लाभार्थ यहाँ पर लाभ घोषित किए गए हैं। इस घोषणा के मुताबिक हर नए कर्मचारी जो कभी ईपीएफओ से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर कोरोना संकट के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई है तो वह इस योजना का लाभ उसे मिलेगा। वही सरकार की इस घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार अगले 2 साल तक उन कर्मचारियों के ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन का भुगतान करेगी। ईपीएफओ का यहाँ पर पीएफ का भुगतान करेगी जिनकी नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई है या जो पहली बार ईपीएफओ से रजिस्ट्रेट हुए हैं। सरकार ने उसके लिए भी 2 श्रेणी बांटी है। पहली श्रेणी के तहत वो कंपनी आएगी जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है। उन संस्थाओं में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को पीएफ का कर्मचारियों का 12% और कंपनी का हिस्से का 12% यानी 24% भुगतान सरकार ही करेगी। वही जिन कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या 1000 से अधिक या ज़्यादा कर्मचारी है वहाँ पर सरकार पात्र कर्मचारियों का हिस्सा का 12% सरकार वहाँ पर भुगतान करेगी। वे सरकार 2 साल तक पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन का खर्च सरकार उठाएगी। पीएफ का खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं संस्थाओं को मिलेगा जो ईपीएफओ में पंजीकृत है। वही सरकार इसका लाभ उन लोगों को देगी जो पहले भविष्य निधि से पंजीकृत नहीं हुए हैं या फिर उनकी सैलरी 15,000 से कम है। इसके अलावा जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच गई है, जिन्हें 1 अक्टूबर या इसके बाद नौकरी मिली है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। तमिलनाडु में 16 नवंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने वापस लिया है आदेश। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण और अभिभावकों की मांग को देखते हुए सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोलने की तारीखों को स्थगित कर दिया है। अब राज्य में आगामी 16 नवंबर से कक्षा 9वीं और 12 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल तमिलनाडु में नहीं खुलेंगे। इस तरह सरकार ने कॉलेजों को भी 16 नवंबर से फिर से खोलने की तारीखों को भी आगे बढ़ाते हुए 2 दिसंबर कर दिया है। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों ने स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी। इस कड़ी में गत 31 अक्टूबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में 16 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की इजाजत दी थी। सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने की इजाजत देने के साथ ही अभिभावकों को अपनी राय मांगी थी, जिसमें कई अभिभावकों ने स्कूलों फिर से खोलने की मांग तो की, अधिकतर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर निर्णय पर चिंता जताई थी। वही अभिभावकों और शिक्षकों की फीडबैक के आधार पर अब सरकार ने अपने निर्णय को वापस लेते हुए 16 नवंबर से स्कूलों को खोलने के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में तेजी आ सकती है। इसी के कारण ये फैसला लिया गया। इसी तरह रिसर्च काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 2 दिसंबर से स्कूल खोले जा सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। वही सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्रावास में उन्हें छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी पढ़ाई दिसंबर से शुरू होगी। वहीं सरकार की ओर से 16 नवंबर से स्कूल और कॉलेज को फिर से खोलने जाने के निर्णय को विपक्ष ने भी विरोध किया था। डीएमके अध्यक्ष ने यहाँ पर इस सरकार की जल्दबाजी वाले फैसले को यहाँ पर जल्दबाजी का फैसला कहा था। उन्होंने कहा था कि सरकार को स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्णय जनवरी 2021 में राज्य में कोरोना की स्थिति को देखे जाने के बाद ही करना था। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 47,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 550 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में भारत में हुई। इसी के साथ देश में संक्रमण की कुल संख्या 86,83,916 हो गई है। इनमें 1,28,121 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। इसी तरह तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,50,409 पहुँच गई है। इनमें 11,415 लोगों की मौत तमिलनाडु में हो चुकी है। 7,20,339 लोग यहाँ पर तमिलनाडु में ठीक हो चुके हैं। पबजी मोबाइल की भारत में वापसी, कंपनी ने किया है ऐलान, भारत के लिए है कुछ ये बड़ा गेम खास।
भारत में पबजी गेम वापस आ रहा है। साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है। कंपनी भारतीय मार्केट के लिए नया गेम लेकर आ रही है जो भारत के लिए ही बनाया गया है। इस बार चीनी कंपनी के साथ कंपनी की कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। पबजी कॉर्पोरेशन के मुताबिक पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से ये गेम लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि ये नया ऐप डेटा सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से फॉलो करेगा। भारत में कंपनी बड़े निवेश के लिए भी तैयारी कर रही है। वहीं पबजी कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गई ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यहाँ पर भारत के क्रिएटरों के लिए ये गेम बिल्कुल भारतीय लोगों के लिए बनाया गया, जो साउथ कोरियन की कंपनी कैफोटोन की सब्सिडियरी है। ये ऐलान उन्होंने कंपनी ने किया है। वहीं पबजी कॉर्पोरेशन के मुताबिक पबजी मोबाइल इंडिया के लिए खास तौर पर ये तैयार भारत के लोगों के लिए ही किया गया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि जो यूजर सिक्योर और हेल्दी गेम प्ले का मौका ये गेम आपको देगा। वहीं पबजी कॉर्पोरेशन ने यह भी ऐलान किया है कि कंपनी भारत में एक सब्सिडियरी तैयार करेगी ताकि प्लेयर्स के साथ बेहतर तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके। भारत की पबजी कंपनी 100 कर्मचारियों को हायरिंग करेंगे, वही जिसके लिए लोकल ऑफिसर तैयार किए जाएंगे। लोकल बिजनेस के साथ मिलकर कंपनी ये गेमिंग सर्विस भारत में चलाएगी। वही पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी कैप्ट्रॉन INC ने भारत में $100 मिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। ये निवेश गेम्स, ई स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट और IT इंडस्ट्रीज के लिए किया जाएगा। कंपनी ने दावा किया है कि निवेश भारत में किसी भी कोरियन कंपनी द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश होगा, क्योंकि भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर चीन से टेंशन की वजह से इसे बैन किया गया था। इसी वजह से कंपनी इस बार पब्लिशर के तौर पर चीनी कंपनी टेंसेंट के साथ मिलकर गेम नहीं लाएगी। हालांकि दूसरे देशों की कंपनियां टेंसेंट के साथ काम करती रहेगी। वहीं पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि हेल्दी गेम प्ले इंस्ट्रूमेंट तैयार करने के लिए इन गेम का कंटेंट बेहतर तरीके से किया जाएगा। इसमें लोकल नीड्स रिप्लेसिंग इसमें किया जाएगा। इस गेम के कई कंटेंट भारतीय गेमर्स के लिहाज से कस्टमाइज किए जाएंगे। कंपनी ने हालांकि ये अभी नहीं बताया है कि गेम लॉन्च कब किया जाएगा। कंपनी ने आधिकारिक स्टेटमेंट में ये जरूर कहा है कि जल्द ही इसे जुड़ी जानकारियां शेयर की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 47,905 कोरोना के नए मरीज। 550 लोगों की भारत में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 47,905 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ 52,718 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसी के साथ देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 92.69% हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल मामलों की संख्या 86,83,917 हो गई है। वहीं अब तक 1,28,121 लोगों की मौत कोरोना के कारण भारत में अब तक हो चुकी है। अब तक भारत में टोटल पिछले 24 घंटों में 5,363 मामलों में कमी आने के बाद कुछ सक्रिय मामलों की संख्या भारत में 4,89,294 रह गई है। ठीक हुए मामलों की संख्या 80,67,502 हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 20,000 से कम है। मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से अधिक इलाजरत मामले हैं। 2 राज्य महाराष्ट्र और केरल में 50,000 से अधिक मामले अभी एक्टिव है। वहीं कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर यहाँ पर पार करते हुए भारत में कोरोना उपचाराधीन मरीजों की संख्या 106 दिनों बाद पहली बार 5 लाख से नीचे आ गई है, जो अब तक कुल मामलों का केवल 5.73% रह गया है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के अंतराल में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के 47,905 नए मामलों में से 70% मामले महज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, जहां अब तक सर्वाधिक 8,593 दैनिक नए मामले सामने आए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। सोशल मीडिया पर कंटेंट और फेक मैसेज को लेकर SBI ने सतर्क रहने के लिए अपने ग्राहकों से कहा है। SBI ने अपने खाताधारकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। अगर आप इनके जांचने में आ गए तो बैंकिंग फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं। ऐसे में फर्जी और भ्रामक मैसेज से बचकर रहे। वही SBI के नाम पर सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जबकि बैंक ने इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजा है। SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसमें SBI ने कहा है कि ग्राहकों को से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर फैलाई जा रहे मैसेजों से सतर्क रहे और किसी भी भ्रामक या फर्जी संदेश के चक्कर में ना पड़े। अगर आप भी फर्जी मैसेज से लेकर सतर्क नहीं हो रहे हैं तो आपका जरा सी चूक आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। SBI ने ट्विटर पर ग्राहकों को सतर्क करने के लिए पूरी सीरीज
चला रखी है। इसमें एसबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि जो वो सोशल मीडिया पर एसबीआई की विजिट करे तो सबसे पहले आपको ब्लू टिक दिखाई देखकर आप वेरीफाई करें कि एसबीआई का असली अकाउंट पर है। इसके अलावा जो भी पेज एसबीआई जैसा दिखता है उस पर निजी जानकारियां ऑनलाइन कभी शेयर ना करें। ऐसा करने पर ग्राहकों को खाते में जमा राशि उठ सकती है। बैंक ने कहा है कि आप अपना एटीएम पिन, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें। इससे पहले एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बैंक के नाम से चल रही एक फर्जी वेबसाइट को लेकर भी चेतावनी जारी की थी। बैंक ने कहा था कि एसबीआई के ग्राहक ऐसे मैसेज से दूर रहें जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट और पासवर्ड अपडेट करें। एसबीआई ने ऐसा कोई मैसेज किसी को नहीं भेजा है। वहीं एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सावधानी रहने के लिए कुछ बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए कुछ टिप्स जारी किए हैं, जिसमें पहला टिप्स उन्होंने कहा है कि कभी भी अपना ओटीपी, पिन या फिर सीवीवी, यूपीआई और पैन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। अक्सर ये फ्रॉड फ़ोन कॉल के जरिए किए जाते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आपको अपना पासवर्ड बदलना होगा। फिर ओटीपी आपसे मांगा जाता है या फिर सीवीवी जैसी जानकारियाँ मांगी जाती है। यदि आप ये देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। वही फ़ोन में भी कभी कभी बैंकिंग जानकारी सेव ना करें। फ़ोन पर कभी भी अपनी ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ी जानकारी सेव ना करें। एसबीआई का कहना है कि अगर आप अपना अकाउंट नंबर, सीवीवी या फिर एटीएम कार्ड की जानकारियाँ फ़ोन में सेव करते हैं या फिर उसकी फ़ोटो खींच कर रखते हैं तो उसके लीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। वही तीसरा उन्होंने बताया कि एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपको दूसरे व्यक्ति को कभी अपना एटीएम कार्ड ना दें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे डेबिट कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर, पिन किसी को भी ना दें, क्योंकि अगर ये जानकारी लीक हो गई तो आपका खाता कभी भी खाली हो सकता है। वहीं बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किसी भी साइबर कैफ और ऑफिस के कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करने की बात कही है। हमेशा पर्सनल इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करने की बात यहाँ पर कही गई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।